हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा है। 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है और हमने चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले हम कोशिका वाले चैप्टर के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो 2 क्लासेस की कंप्लीट हो चुकी है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाता हूँ। ये तीसरी क्लास है भैया। तो आप हेडिंग क्या लगाओगे? रेलवे प्रैक्टिस सेट। रेलवे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है गाइज, आप चाहे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलिट टेक्नीशियन, आरआरबी, आरपीएफ या फिर अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रैक्टिस सेट उपयोगी है भैया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज मैं आपको कोशिका वाले चैप्टर में केंद्रक, डीएनए, इन दोनों की संरचना से, आरएनए की संरचना से क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जैसे कि डीएनए की खोज किसने की है कि नहीं है। इसके अलावा डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया, डीएनए का पूरा नाम क्या है, आरएनए का पूरा नाम क्या है, कौन कौन से नाइट्रोजन युक्त क्षार पाई जाती है डीएनए की संरचना में, वो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। प्यूरिन के बारे में, पिरिमिडिन के बारे में, है कि नहीं है। जो डीएनए की जो संरचना होती है उसमें डीएनए की 2 कुंडलियों के बीच का व्यास कितना होता है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो टेंशन मत लेना, शुरू से लेकर के एंड तक देखना। बिल्कुल आसान भाषा में सिखाने वाला हूं। आज के बाद में कभी भी केंद्रक से, डीएनए से और आरएनए से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस बात की जिम्मेदार मैं लेता हूं, इस बात की गारंटी भी मैं ही लेता हूं भैया। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि केंद्रक की खोज किसने की। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए रोबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी है फोंटाना, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेडरिक मिसर, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक की खोज किसने की थी। इस केंद्रक की खोज 1831 में इस रोबर्ट ब्राउन ने की थी। किस में की थी? तो ऑर्किड प्लांट। ये एक सजावटी पौधा है भैया। ये क्या है? एक सजावटी पादप है। इस सजावटी पादप में 1831 में इस केंद्रक की खोज की थी भैया। किसने? इस रोबर्ट ब्राउन ने। तो पहली बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो तो रोबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी भैया? न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक की खोज कब की थी? तो 1831 में की थी भैया। किस में की थी? तो ऑर्किड प्लांट, ये एक सजावटी पादप है, इसमें की थी भैया। इसकी कोशिका में की थी, एक्चुअली में प्लांट सेल में की थी। और किस प्लांट की? ऑर्किड प्लांट है, ये एक सजावटी पौधा है, इसकी कोशिका में की थी। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर आपसे फोंटाना के बारे में पूछा जाए तो फोंटाना ने खोज की थी भैया केंद्रिका की। केंद्रक के बीचों बीच में एक संरचना आपको बैंगनी रंग की दिखाई देती है, जिसे कहा जाता है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, इस केंद्रिका की खोज किसने की थी? इस केंद्रिका की खोज की थी भैया फोंटाना ने। इस केंद्रिका की खोज किसने की थी? फोंटाना ने की थी। तो बताओ अब तक आपको 2 चीजें याद हुई या नहीं हुई? केंद्रिका की खोज फोंटाना ने, न्यूक्लियस की खोज रोबर्ट ब्राउन ने। कब? 1831 में। किस में? ऑर्किड प्लांट में। अगर आपसे न्यूक्लिक एसिड के बारे में पूछा जाए कि भाई न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, तो भैया बता देना फ्रेडरिक मिसर। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का होता है, आप सभी को पता है। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। इतनी बात क्लियर है। केंद्रक के बारे में कुछ तथ्य हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि भैया केंद्रक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, तो उस शाखा को कहा जाता है कैरियोलॉजी। उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को कैरियोलॉजी कहा जाता है। तो केंद्रक अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को एक्चुअली में क्या कहा जाता है? उस शाखा को कहा जाता है मेरे भाई कैरियोलॉजी। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप सभी को पता है
आपने सुना भी होगा कि स्तनधारियों की आरबीसी में, स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है उस आरबीसी में जो केंद्रक है वो केंद्रक नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। लेकिन अपवाद है भैया, इसमें भी अपवाद है। ऊंट, लामा और जिराफ, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता। तो याद रखना, स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद है ऊंट, लामा, जिराफ। ठीक है। केंद्रक अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को कहा जाता है मेरे भाई कैरियोलॉजी। उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को कहा जाता है कैरियोलॉजी। इतनी बात क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई केंद्रिका की खोज किसने की, तो केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी, और केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑर्किड प्लांट में 1831 में। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं है? न्यूक्लिक एसिड अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, तो फ्रेडरिक मिसर ने की थी भैया। बोलो, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, तो पढ़ना है। और ये सिर्फ रेलवे वाले बच्चों के लिए नहीं है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, इतना मैं आपको बता दूं। चाहे पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है, इतना मैं आपको बता दूं। मेरी प्रत्येक वीडियो, चाहे उसमें थंबनेल कुछ लिखा है, टाइटल कुछ लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा जो कंटेंट रहता है वो बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक होता है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। इसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मेरे भाई आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल जाकर के ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हर रोज वहां पर मैं 15 क्वेश्चन करवाता हूं आपको। 15 क्वेश्चन का टेस्ट रहता है, 6 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हर रोज वहां पर 15 क्वेश्चनों का टेस्ट बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं। लगभग 600 स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल पर। आप भी जुड़ोगे तो संख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है, रोज के 10, 20, 30 स्टूडेंट हमारे पास आते हैं। आप भी जुड़िए, आपको भी जरूर फायदा मिलेगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि बायोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके रेलवे एग्जाम में, तो कभी भी ये मत सोचना कि भैया आजकल तो ट्रेंड ही गया बायोलॉजी से क्वेश्चन आने का। नहीं भैया, पहले भी था, बीच में थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन अब वापस आ चुका है। अभी आपने देखा एएलपी के एग्जाम में बहुत सारे शिफ्टों में भैया फिजिक्स के 1-2 क्वेश्चन आए थे। बायोलॉजी के लगभग 7-8 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं भैया। तो आगे आने वाले जो ग्रुप डी के एग्जाम है, वहां से भैया बायोलॉजी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, एनटीपीसी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना है आपको। एएलपीसीबीटी 2 में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे भैया, और आरपीएफ में, जेई में, इन सभी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना इस बात का, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। बायोलॉजी जो है वो छोटी मोटी नहीं है, वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ी है, तो आपको सभी चीजें पढ़नी है। ठीक है मेरे भाई। और कम्युनिटी पोस्ट में हर रोज 10 क्वेश्चन डालता हूँ। सुबह 4 बजे से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, रात को 10 बजे तक चलते हैं। हर 2 घंटे में आपको क्वेश्चन मिलता है। सुबह 4 बजे, फिर 6 बजे, फिर 8 बजे, फिर दिन में 10 बजे, फिर दिन में 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर शाम को 6 बजे, फिर 8 बजे, फिर रात को 10 बजे। ये होता हमारा क्वेश्चन का टाइम, तो ये पता होना जरूरी है आपको। प्रैक्टिस सेट आपको हर रोज मिलेगा, किसी दिन काम आ जाए उसकी बात अलग है, लेकिन जहाँ तक मैं भैया आपकी छुट्टी नहीं करूंगा, प्रैक्टिस सेट आपको रोज मिलेगा, तो जरूर जुड़े रहना। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है कोशिका वाले चैप्टर की, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। 2016 से लेकर के 2023 तक जितने भी कोशिका वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से करा रखे हैं जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच का जाकर के देख लेना। चलो भैया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये क्वेश्चन आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले के 2 प्रैक्टिस सेट नहीं पढ़े हैं तो जाकर के पढ़ लेना। चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ना, फिर इसको आंसर देने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कौन सा केंद्रक का उपनाम नहीं है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है ब्रेन ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोलर ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का नियंत्रक। ऑप्शन नंबर सी है मैनेजर ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का मैनेजर। और ऑप्शन नंबर डी है पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का शक्तिघर। बताओ,
इसमें से कौन सा केंद्रक का उपनाम नहीं है? तो आप सभी को पता है पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है। और कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का मस्तिष्क कोशिका का नियंत्रक, कोशिका का नियंत्रक, कोशिका का मैनेजर, ये तीनों किसके उपनाम है? ये है भैया न्यूक्लियस के, यानी कि केंद्रक के। तो याद रखना है आपको, केंद्रक को क्या क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है, कोशिका का नियंत्रक भी कहा जाता है और कोशिका का मैनेजर भी कहा जाता है। क्योंकि और कोशिका के जितने भी कोशिकांग हैं उन सभी कोशिकाओं को ये जो केंद्रक है वो भैया नियंत्रण करने का काम करता है। ठीक है। पूरी कोशिका को मेंटेन करने का काम कौन करता है? आपका एक केंद्रक करता है। याद रखना है सबसे बड़ा कोशिकांग है, ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। ये सबसे बड़ा कोशिकांग है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, याद रखना है इस बात का। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बताओ भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम? बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल है, यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल है, वो किसने दिया था? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए वाटसन है क्रिक, ऑप्शन नंबर बी है फ्रेडरिक मिसर, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। ध्यान से समझना, छोटी सी बात बताता हूं। जब भी आपने डीएनए की संरचना देखी हो, जब भी आपने डीएनए की संरचना देखी हो तो कुछ इस तरीके से देखी होगी भाई। जब भी आपने डीएनए की संरचना देखी हो तो कुछ इस तरीके से देखी होगी। इसमें 2 कुंडलियां होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। बीच में नाइट्रोजनियस बेस होते हैं, एडेनोसिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। एडेनोसिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। एडेनोसिन थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बंद होता है, साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बंद होता है। खैर वो चीज़ बात की है, लेकिन आपने देखा होगा कि ये 2 कुंडलियों की संरचना होती है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई डीएनए की जो डबल हेलिक्स मॉडल है, यानी कि 2 कुंडली वाली जो संरचना है, ये किसने दी थी? किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो ये दी थी भैया वाटसन व क्रिक ने। और आरएनए की जो संरचना है वो आपने देखा होगा, इसमें एक ही कुंडली होती है, ये सिंगल हेलिक्स होता है, ये एक ही कुंडली होती है भैया इसकी। इसमें एडेनिन के साथ में कौन जुड़ा होता है? यूरेसिल, और साइटोसिन के साथ में गुआनिन। एडेनिन के साथ में यूरेसिल डबल हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से, और साइटोसिन के साथ में गुआनिन। वो बाद की बात है, पहले मैं आपको बताता हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई आरएनए की जो एकल कुंडलित संरचना है, एकल कुंडलित संरचना है, ये किसने दी थी? तो ये दी थी भैया फ्रेडरिक मिसर ने। किसने दी थी? फ्रेडरिक मिसर ने। फ्रेडरिक मिसर ने एकल कुंडली संरचना, सिंगल हेलिक्स मॉडल। और डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बात करें तो भैया किसने दिया था? वाटसन व क्रिक ने दिया था। और रॉबर्ट ब्राउन ने अभी अभी मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लियस की खोज की थी। किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी। बोलो, तो कहानी आपको समझ में आई। तो डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल है वो किसने दिया था? वाटसन व क्रिक ने।
और आरएनए का जो सिंगल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया था? फ्रेडरिक मिशर ने। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चले, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भैया डीएनए का पूरा नाम क्या है? देखो ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पर मेरा तात्पर्य है आपको कंटेंट उपलब्ध कराना, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताना। तो ऑप्शन ऐसे नहीं आएंगे जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसी से संबंधित कुछ और ऑप्शन आएंगे। 4 ऑप्शन होंगे वो सेम होंगे, उनमें बारीक बारीक सा फर्क होगा, तो अच्छे से याद करना है। तो अगर आपसे डीएनए के बारे में पूछा जाए कि भाई डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखना मेरे भाई, इस डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो सिंपल सी चीज है, आपको देखो न्यूक्लिक एसिड तो लास्ट में आएगा ही आएगा भाई, इतनी बात क्लियर है। आगे डीऑक्सी राइबो आ रहा है इसमें, और इसमें केवल आरएनए में राइबो आ रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी चीज है भैया, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो याद हो गई आपको डीएनए और आरएनए का पूरा नाम। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखो छोटी छोटी चीजें याद करोगे तभी जाकर के आपको बड़ी चीजें याद करने में आसानी रहेगी। तो छोटी छोटी चीजों को याद करना जरूरी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ भैया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 करवा देता हूं। चले आगे। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी भैया आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक न्यूक्लियोटाइड बना होता है, आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए शुगर से, ऑप्शन नंबर बी है फास्फोरिक एसिड से, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजीनियस बेस से, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी से। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर ध्यान से समझ गए तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो डीएनए और आरएनए की जो संरचना होती है, डीएनए और आरएनए की संरचना किसकी बनी होती है? ये बनी हुई होती है भैया पॉली न्यूक्लियोटाइड्स की। किसकी बनी हुई होती है? पॉली न्यूक्लियोटाइड्स की बनी हुई होती है। और जो पॉली न्यूक्लियोटाइड्स होता है ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना हुआ होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, अरे भैया अगर मैं आपसे कहूं कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन मैंने आपसे पूछा है कि भैया ये जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है? तो याद रखना, ये शुगर से मिलकर के बना हुआ होता है, फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है, नाइट्रोजीनियस बेस से मिलकर के बना हुआ होता है। जब ये तीनों आपस में जुड़ते हैं तो भैया एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। जब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तब जाकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। और भैया ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही मिलकर किसका निर्माण करते हैं? डीएनए और आरएनए की संरचना का निर्माण करते हैं। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और समझा देता हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को, फिर दोबारा से कह रहा हूँ। डीएनए और आरएनए की जो संरचना होती है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी हुई होती है। अब भैया पॉलीन्यूक्लियोटाइड है क्या? तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाते हैं तब जाकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये न्यूक्लियोटाइड है क्या? तो एक न्यूक्लियोटाइड इन तीन चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है, शुगर से यानी कि शर्करा से, फॉस्फोरिक एसिड यानी कि फास्फोरिक अम्ल से, और नाइट्रोजीनियस बेस से।
तो जब डीएनए की संरचना हम आपको पढ़ाते हैं तो भैया आपको बताते हैं कि डीएनए की संरचना में कौन सी शर्करा होती है, कौन सा फास्फोरिक अम्ल होता है, कौन सी नाइट्रोजनियस बेस होती है, सारी चीजें हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने कोशिका वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोशिका वाले चैप्टर का जाकर के पढ़ लेना भैया। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ओके, अब चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, स्क्रीनशॉट ले लेना। चले, ओके, देखिए भैया ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से समझना भैया। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्न में से पिरिमिडिन नहीं है। अब आपको पता होना जरूरी है कि पिरिमिडिन है क्या। आपके ऑप्शंस है साइटोसिन, ऑप्शन नंबर बी है थाइमिन, ऑप्शन नंबर सी है यूरेसिल, ऑप्शन नंबर डी है एडेनिन। देखो अभी लास्ट क्लास में, यानी कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डीएनए और आरएनए की जो संरचना होती है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी हुई होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना हुआ होता है, और एक न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज से मिलकर के बना हुआ होता है, शुगर यानी कि शर्करा से, फॉस्फेरिक एसिड यानी कि फास्फोरिक अम्ल से, और नाइट्रोजीनियस बेस से। 3 चीजों के बारे में बताया था, जिनमें से लास्ट एंड फाइनल थी भैया नाइट्रोजीनियस बेस, यानी कि नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजन युक्त क्षार। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये 2 प्रकार की होती है भैया, एक होती है प्यूरिन और एक होती है पिरिमिडिन। प्यूरिन जो होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है एडिनिन और एक होती है गुआनिन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहली और दूसरी होती है गुआनिन। ठीक है, और जो पिरिमिडिन होती है ये 3 होती है भैया। भाई ये तो 2 होती है और ये 3 होती है। इनमें कौन कौन सी है, तो पहली है साइटोसिन, दूसरी कौन सी है थाइमिन, और तीसरी कौन सी है यूरेसिल, ये वाली। तो ये पता होना जरूरी है भैया आपको। ये नाइट्रोजीनियस बेस है, यानी कि नाइट्रोजन युक्त क्षार है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन एडेनिन और गुआनिन 2 प्रकार की होती है, पिरिमिडिन 3 प्रकार की होती है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अब आपको यह भी पता होना जरूरी है कि इनमें से कौन सी डीएनए की संरचना में होती है और इनमें से कौन सी आरएनए की संरचना में होती है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से पिरिमिडिन नहीं है, कौन सी पिरिमिडिन नहीं है, तो एडेनिन नहीं है भैया, क्योंकि एडेनिन तो क्या है, एक प्रकार की प्यूरिन है भैया। भाई एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की प्यूरिन नाइट्रोजीनियस बेस, यानी कि नाइट्रोजन युक्त क्षार है। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताओ, तो एक बार और रिवीजन करवाया जाए क्या आपका। देखो मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से समझना। मैंने आपसे अभी कहा है कि डीएनए और आरएनए की जो संरचना होती है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनी हुई होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तब जाकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है, शुगर यानी कि शर्करा से, फास्फोरिक अम्ल से, इसके अलावा नाइट्रोजन युक्त क्षार से। नाइट्रोजन युक्त क्षार जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्यूरिन, एक होती है पिरिमिडिन। प्यूरिन 2 प्रकार की होती है, एक एडेनिन एक गुआनिन। पिरिमिडिन है 3 प्रकार की होती है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अब आपको यह भी पता होना जरूरी है कि डीएनए की संरचना में कौन सी प्यूरिन होती है, कौन सी पिरिमिडिन होती है। तो चले आगे के क्वेश्चन में आपको सब पता लग जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को छोड़ करके मत जाना, एंड तक देखना भैया वीडियो को, तब जाकर के आपको सारी चीजें समझ में आएगी। आज के क्लास के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। रेलवे के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है ये प्रैक्टिस सेट, मेरे भाई याद रखना। रेलवे वालों के लिए तो रामबाण साबित होगा ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। ओके, आगे चलते हैं भैया, चले। ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जो डीएनए की संरचना है उसमें एडेनिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बंध की सहायता से कौन जुड़ा हुआ होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए की संरचना होती है वो किस तरीके से होती है, वो इस तरीके से डबल हेलिक्स होती है, बताया था। तो इसमें एडेनिन के साथ में थाइमिन और साइटोसिन के साथ में गुआनिन जुड़ा हुआ होता है। एडेनिन के साथ में थाइमिन, साइटोसिन के साथ में गुआनिन, एडेनोसिन के साथ में थाइमिन, साइटोसिन के साथ में
गुआनिन जुड़ा हुआ होता है। तो याद रखना, एडेनिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बंध की सहायता से कौन जुड़ा हुआ होता है? गुआनिन जुड़ा हुआ होता है। और साइटोसिन के साथ में कौन जुड़ा हुआ होता है? सॉरी, एडेनोसिन के साथ में थाइमिन जुड़ा हुआ होता है और साइटोसिन के साथ में गुआनिन जुड़ा हुआ होता है। ये तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये ट्रिपल है भैया। ये तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया और ये हो गया भैया ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है भैया, ठीक है। ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है भैया और ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। ये दोनों क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो डीएनए की संरचना में एडेनिन के साथ में थाइमिन और साइटोसिन के साथ में गुआनिन। तो ये एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन ये है क्या? ये सब नाइट्रोजीनियस बेस है भैया। ये क्या है? सब ये नाइट्रोजीनियस बेस है। ये नाइट्रोजीनियस बेस है, ये नाइट्रोजन युक्त क्षार है। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छी एनडीए, नीट तक के लेवल तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भैया। एनडीए, सीडीएस, यहाँ से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे में भी, एसएससी में भी और भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, नीट में भी यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बोलो, तो इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो देखो, डीएनए की संरचना में एडेनिन के साथ में कौन है? थाइमिन है भैया, और साइटोसिन के साथ में गुआनिन है। आरएनए की संरचना में साइटोनिन के साथ में या साइटोसिन के साथ में गुआनिन तो होता ही होता है, लेकिन एडेनिन के साथ में थाइमिन जो है वो चेंज हो जाता है। इसकी जगह पर कौन आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो भैया। तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखो भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जो आरएनए की संरचना है, इसमें एडेनिन के साथ में कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार जुड़ा हुआ होता है। अभी मैं आपको बता के आया हूं कि डीएनए की जो संरचना होती है, उस डीएनए की संरचना में एडेनिन के साथ में थाइमिन और साइटोसिन के साथ में गुआनिन। एडेनिन के साथ में थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से जुड़ा हुआ होता है और साइटोसिन के साथ में गुआनिन जो होता है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन याद रखना, जो आरएनए की संरचना है, इस आरएनए की संरचना सिंगल हेलिक्स होती है भाई। आरएनए की जो संरचना होती है वो सिंगल हेलिक्स होती है भाई, सिंगल हेलिक्स होती है। तो इसमें एडेनिन के साथ में यूरेसिल होता है और साइटोनिन के साथ में गुआनिन होता है। एडेनिन के साथ में यूरेसिल और साइटोसिन के साथ में गुआनिन होता है। तो इसमें कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है? तो यूरेसिल होता है भैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यूरेसिल। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से समझना जो मैं क्वेश्चन कहता हूं उसको। अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, क्वेश्चन घुमा फिराकर पूछा जा सकता है। एग्जामिनर किस तरीके से पूछा जा सकता है, देखो, जैसे कि अगर मैं होता तो मैं किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था कि आरएनए की जो संरचना है उसमें एडेनिन के साथ में कौन सा पिरिमिडिन जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि नाइट्रोजन युक्त क्षार भी दो प्रकार का होता है, एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछे, आप उस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो डीएनए की संरचना में एडेनिन के साथ में थाइमिन, साइटोसिन के साथ में गुआनिन और आरएनए की संरचना में एडेनोसिन के साथ में यूरेसिल और साइटोसिन के साथ में गुआनिन। ये डबल हाइड्रोजन बंध और ट्रिपल हाइड्रोजन बंध का भी आपको याद रखना है। आप तो नाइट्रोजीनियस बेस याद कर लीजिए, नाइट्रोजन क्षार याद कर लीजिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको लग रहा है कि वास्तविकता में से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। चले भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि कोशिका वाला चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के पढ़ लेना। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। चले भैया, क्वेश्चन नंबर 9 पर। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जो डीएनए की दोनों कुंडलियां होती है उनके बीच का व्यास कितना होता है। देखो, डीएनए की संरचना अगर आपने पढ़ ली ना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है डीएनए की जो संरचना होती है वो कुछ इस तरीके से होती है भाई, कुछ इस तरीके से तो होती है, इस तरीके से ही होती है। तो यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ तक, हाँ यहाँ तक दिखाई दे रहा है तो यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ। चलो यहाँ तक ही कर लेते हैं। यहाँ तक तो आपको दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से। अब ध्यान से समझना कि इसमें क्या होता है, एडेनोसिन और थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, एडेनोसिन
थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन, एडिनोसिन थायमिन, साइटोसिन गुआनिन, एडिनोसिन थायमिन, साइटोसिन गुआनिन, एडिनोसिन थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन, एडिनोसिन और थायमिन, इस तरीके से लगे हुए होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डीएनए की संरचना जो होती है उसमें दोनों कुंडलियों के बीच का व्यास कितना होता है, यानी कि ये दो कुंडलियां जो है इन दो कुंडलियों के बीच का व्यास कितना होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना इन दोनों कुंडलियों के बीच का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रोम। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रोम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 20 एंगस्ट्रोम। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन यही नहीं पूछा जाता, यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? जैसे कि डीएनए की जो संरचना होती है उसमें जो दो कुंडलियां होती है, इन दो कुंडलियों के बीच की दो कुंडलियां, यानी कि एक कुंडलियां कितने एंगस्ट्रॉन पर खत्म होती है? तो एक कुंडली होती है भैया यहाँ पर कितने एंगस्ट्रॉन की होती है? 34 एंगस्ट्रॉन की होती है। कितने एंगस्ट्रॉन की होती है? 34 एंगस्ट्रॉन की होती है। और एक कुंडली के बीच में नाइट्रोजन युक्त जो क्षार लगे हुए होते हैं वैसे ये कितने होते हैं? वैसे 10 होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए की दो कुंडलियों के बीच, यानी कि डीएनए की जो कुंडलियां होती है उसमें दो नाइट्रोजन युक्त क्षार के बीच का गैप कितना होता है? मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि डीएनए की संरचना में दो नाइट्रोजनियस बेस के बीच का गैप वो होता है भैया 3.4 एंगस्ट्रॉम का। जैसे कि अगर आपसे एडिनोसिन थायमिन और साइटोसिन और गुआनिन के बीच का गैप पूछे तो कितना होता है? तो ये होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम का। क्यों होता है? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जो एक कुंडली होती है वो एक कुंडली 34 एंगस्ट्रॉम पर खत्म होती है भैया। एक कुंडली 34 एंगस्ट्रॉम की होती है डीएनए की। पर डीएनए की संरचना में आप देखते हो तो ये एक जो कुंडली आपको दिखाई देती है ये एक कुंडली होती है 34 एंगस्ट्रॉन की। इस 34 एंगस्ट्रॉन की जो कुंडली होती है इसमें नाइट्रोजीनियस बेस कितने होते हैं? तो वैसे 10 होते हैं भैया। कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो दो के बीच का गैप अगर आप निकालोगे भाई 34 में अगर आप 10 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 3.4 तो आएगा। तो उस तरीके से आप निकाल सकते हो कि दो नाइट्रोजन युक्त क्षार के बीच का गैप कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये 10 का भी आपको पता लग जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो पता होना जरूरी है कि दो कुंडलियों के बीच का जो व्यास होता है, दोनों कुंडलियों के बीच का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। दो नाइट्रोजन युक्त क्षार के बीच का जो गैप है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। और एक कुंडली कितने एंगस्ट्रॉन पर समाप्त होती है? 34 एंगस्ट्रॉन पर समाप्त होती है। ये भी आपको पता होना जरूरी है, लिख लेना भैया। ठीक है, बात समझ में आ गई? वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस पर चलते हैं। चले ओके। देखिए भैया, ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जो डीएनए की संरचना है उस डीएनए की संरचना में एक हेलिक्स, हेलिक्स का मतलब होता है कुंडली, में कितने नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं? तो भाई एक कुंडली के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे कि ये बीच वाली जो कुंडली है इसमें कितने हैं? इसमें भी 10 नाइट्रोजन युक्त क्षार है भैया। ऊपर वाली कुंडली में भी 10 होंगे, नीचे वाली कुंडली में भी 10 होंगे। तो वैसे आपको पता होना जरूरी है भैया। कभी भी आप गूगल पर देखोगे तो इस तरीके से आपको एडिनोसिन थायमिन साइटोसिन गुआनिन आपको संरचना दिखाई देगी। तो एक कुंडली में कितने होते हैं? एक कुंडली में 10 होते हैं। ठीक है, इन दोनों कुंडलियों के बीच का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और एक कुंडली जो होती है वो कितने एंगस्ट्रॉम की होती है? 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। दो नाइट्रोजन क्षार के बीच का गैप होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये पता होना जरूरी है आपको। ठीक है, तो भैया आज के क्वेश्चन आप समाप्त हो चुके हैं यहीं पर। इसकी एक क्लास और आएगी कल भैया कोशिका वाला चैप्टर आपको समाप्त करवा देंगे, क्योंकि इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। शायद जहाँ तक कल करवा दूंगा, कल नहीं तो भैया फिर 5 क्लासों में तो हो ही जाएगा ये कोशिका वाला चैप्टर। तो चाहे आप इन्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समझिए या फिर प्रैक्टिस सेट समझिए या फिर कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न समझिए, कुछ भी समझिए, है क्वेश्चन भैया कोशिका वाले चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है वहीं से ही आएंगे। हाँ, क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, जैसे कि अब ये क्वेश्चन है, इससे पहले का क्वेश्चन, अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको करवा चुका। तो ये नहीं है कि मैंने वहां पर एक क्वेश्चन डाला है तो वही क्वेश्चन आएगा।
जितनी ओवरऑल जितनी भी मैंने सारी चीजें बताई है आपको, मेरी बातों को ध्यान से समझा करो। मैं एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन की जानकारी दे जाता हूं आपको। बड़ा खतरनाक आदमी हूं भाई मैं इस मामले में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी भैया अगर कुछ सीखना है तो। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। रोज 15 क्वेश्चन का टेस्ट लेता हूं वहां पर, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए, आप भी जुड़ो, फायदा जरूर मिलेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।